बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। धमकियां दी जा रही हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं नहीं थम रही हैं। पिछले 3 दिनों में कई मंदिरों में तोड़फोड़ की खबर मिली है। अब काशिमपुर सेंट्रल शमशान में पुजारी के मर्डर की खबर आई है। इस्कॉन कोलकाता के मुताबिक पुजारी की बेरहमी से हत्या की गई, साथ ही मंदिर में लूटपाट की गई। दूसरी तरफ बांग्लादेश से गायब लोगों की जांच कर रहे आयोग ने सनसनीखेज दावा कर दिया है। जांच आयोग का कहना है कि गायब हुए लोगों के मामले में भारत की संलिप्तता थी। शेख हसीना सरकार के दौरान 3,500 लोग गायब हुए थे। जांच आयोग ने दावा किया है कि कुछ लोग भारतीय जेलों में बंद हो सकते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते पहले से ही तल्ख हैं। इस आरोप के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश तेज हो गई है और इस वक्त बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन के इशारे पर नाच रहा है। पिछले दिनों काहिरा में मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बायलैटरल टॉक की। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। सवाल यह है कि बांग्लादेश आखिर किस रास्ते पर चल रहा है। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का क्या होगा। देखिए, अत्याचार तो हो रहा है और हम लोग माने भारतवर्ष के नागरिक के हिसाब से, एक सनातनी हिंदू के नाम से हम लोग प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके बारे में आपका एक कोई भी उपाय कीजिए। बंगाली हिंदुओं को बचाइए। देश में लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग तेज होती जा रही है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भारत कोई कड़ा कदम उठाएगा या फिर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे। बांग्लादेश से भारत के बिगड़ते रिश्तों का फ्यूचर क्या होगा। इस पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव काटोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ रॉबिन सचदेव भी होंगे जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले ए के सिवाच सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहा है और उसी के इशारे पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बेशक बांग्लादेश कुछ भी करे, उससे भारत की सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बांग्लादेश को जिस बात के लिए लिबरेट किया गया था, जिस चीज के लिए आजाद किया गया था, जिस जुल्मो सितम से आप लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, आज बांग्लादेश उसी पाकिस्तान के गले में गला डालकर हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा मैसेकेयर जेनोसाइड चला रहा है। सर, हाँ बिल्कुल। देखो विवेक, की एक विडंबना है कि वो बांग्लादेश जिसके अंदर भारत के जवानों ने अपनी जान हथेली पे रख के उनको आजादी दिलाई, 3,500 से करीब जो सैनिक थे वो मारे गए थे। और बांग्लादेश की हालात देखें, हुआ क्या था। 4 से 5 लाख औरतों का रेप हुआ था, 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे और 1 से 2 करोड़ जो लोग हैं वो प्लान करके भारत में आ गए थे। तो ये सच्चाई है कि उस समय जो सिचुएशन जी, आपकी आवाज शायद सिवाज सर नहीं आ पा रही है। लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार रॉबिन सर का रुख कर रहा हूं, उसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों का रुख करूंगा। रॉबिन सर, बांग्लादेश के फ्यूचर का क्या होगा और उससे भी बड़ी बात यह कि भाई हिंदू और अल्पसंख्यकों के फ्यूचर का क्या होगा बांग्लादेश के अंदर। थैंक यू। आई थिंक जो भी होगा चिंता का विषय है फिलहाल के लिए, भारत के लिए डेफिनेटली विदाउट डाउट। जो फ्यूचर होगा बांग्लादेश का, हो सकता है कि बांग्लादेश कट्टरपंथी की तरफ स्लाइड करता जाए। अभी की जो सरकार है, इंटरिम सरकार है, कहती है पावर है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो भी कुछ है या इनइफेक्टिव है और सॉफ्ट सिंपैथी भी है। और एक चीज याद रखिए, बांग्लादेश के अंदर ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन का माहौल शायद ज्यादा प्रो इस्लाम होता जा रहा है। तो ओके, ऑन द वन हैंड ठीक है, किसी भी देश को जो भी अपना रिलीजन फॉलो करना है या मिक्स करना है वो करें, परंतु इसमें होता है कि जब इस्लामिक इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाता है तो उनमें हमने नॉर्मली देखा है देशों में कि कट्टरपंथी बढ़ जाती है और एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाता है। तो फ्यूचर अभी जो दिखता है बांग्लादेश का रियली मुश्किलाना दिखता है मुझे तो, एंड स्लाइड टुवर्ड्स हार्ड इस्लाम। धीरे धीरे शारिया ना हो बट अवाम जो है सड़कों पे सब जो समझ आता है भी
मांगते हैं कि शारिया हो, शारिया नहीं होगा, परंतु जो माइनॉरिटीज हैं उनको शायद उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स एंड डिस्क्रिमिनेशन वगैरह देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकारों के जो भी इंडिकेशन रहे ऑन द ग्राउंड तो लुनैटिक्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो इन चीजों को नहीं समझते, तो वो तो उनको लगेगा कि हमें तो खुला हाथ है, हमें जो करना है, हमें बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाना है। तो वो एक चिंता मुझे दिखती है डायरेक्शन जाते हुए इन बांग्लादेश। एंड लास्टली आई विल से जी। यूनुस अभी है, इंटरिम है, याद रखिए अभी इलेक्शन होनी है टेक्निकली, राइट? तो इलेक्शन कब होगी ये कह रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल रिफॉर्म होंगे, मीडिया रिफॉर्म होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म होंगे, तब होंगी। मेरे को ये भी लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अभी तो कर रही हैं, पर वो इतना टाइम सब्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी तो सत्ता चाहते हैं। तो बीएनपी खास करके और जमाते इस्लामी आने वाले 6-9 महीने में ये आई थिंक कदम उठाना शुरू कर देंगे, जिसके चलते इलेक्शन होगी और वो खुद सत्ता में आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स जो खुद हार्डलाइनर इस्लामिक है। और मुझे लगता है सर वो हार्डलाइनर्स का ही देश अब धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि जिस तरह का पॉपुलेशन है वहां पर और जो सोच है, जो शरिया की बात आप कर रहे हैं, आज नहीं तो कल होना वही है, शरिया वाला मामला ही होना है। लेकिन वहां पर हिंदुओं का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं कटोच सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद अस्थाना सर आपके पास आ रहा हूं जल्दी जल्दी से। कटोच सर, मेरा सवाल आपसे है कि बांग्लादेश को ये सोच के तो कम से कम भारतीय सेना ने आजाद नहीं करवाया होगा। विवेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब 71 की लड़ाई हुई तो बांग्लादेश के अंदर दो किस्म की आइडियोलॉजी चल रही थी। अच्छा। एक तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कहती थी कि ठीक है, हमको अपनी बांग्ला भाषा चाहिए और हमको अपना जो बंगाली कल्चर है वो चाहिए। और दूसरी तरफ से उसी समय पर वो इस्लामियत फोर्सेस भी थी जो जमात ने शुरू की थी, और और इन फोर्सेस को नियाजी ने प्रमोट भी किया था, जो इस्लामिक फोर्सेस हैं। तो बेसिकली उनके भारतीय सेना आई और आजाद करवाया, वो बात अलग है, लेकिन उनकी अंदरूनी एलाई जो थी वो इस्लामिक फोर्सेस की थी और नेशनलिस्ट फोर्सेस की थी। और उस समय पर भारतीय सेना की मदद से नेशनल फोर्सेस जीत गई, नियाजी की हार हुई, उसने सरेंडर किया। लेकिन 53 सालों के बाद मुझे लगता है अल्टीमेट जीत तो नियाजी की हो गई है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। रुविंदर सस्ते साहब बोल रहे हैं कि वो रेडिकलाइज उस रास्ते पे चल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इससे अलग होना चाहता हूं। वो हो चुका है। मैं भी यही मानता हूं सर। जी सर। बांग्लादेश रेडिकलाइज सोसाइटी बन चुकी है और वहां पर बेशक परसेंटेज 20-25-30% ही होंगे इस प्रकार के लोग, लेकिन वो चलाते हैं और बाकी जो मुसलमान है वहां पर वो चुप रहेंगे। ये प्रॉब्लम है। जो अवामी लीग का अभी तक भी 30-40% सपोर्ट है, हर एक चुप बैठे हैं। उन्हें वो ये हिम्मत नहीं आई है ऊपर उठने की, अपनी नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो ये मैं कुछ 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। अगर इस प्रकार से चलता रहा तो अगले 3 या 5 सालों में बंगाली बांग्लादेश की भाषा नहीं रहेगी, उनकी भाषा तो उर्दू हो जाएगी। कटोच सर शुरू कर दिया है, जय बांग्ला बैन कर दिया है। अब जय बांग्ला नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते, क्योंकि तो शरिया के हिसाब से उर्दू इनकी भाषा इस्लाम हो से ऊपर जाएगी। कुछ नहीं है, चाहे वो भाषा हो चाहे वो दूसरा, धर्म हो, कुछ भी नहीं है। उनका जो कल्चर है वो समाप्त हो जाएगा। और तीसरा, वो सेकंड रेट अरब्स बन जाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अरब्स तो उनको अपना सामान देंगे नहीं, ये सेकंड रेट अरब्स बन जाएंगे और ये हमारे लिए हमेशा खतरा होगा। ये एक फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न तो बनी रहा है। अस्थाना सर क्या कहेंगे आप इस पर? जो बांग्लादेश में अभी चल रहा है उसको मैं बताऊंगा कि ये पाकिस्तानाइजेशन ऑफ बांग्लादेश हो गया है। यानी कि पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है। वहां पर भी पहले सेक्युलर गवर्नमेंट थी, उसके बाद में वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। अभी इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बनने में। अभी जहाँ तक अभी मैं थोड़ा सा इसको बड़े सिनेरियो की तरफ ले जाऊंगा। बांग्लादेश जिस हिसाब से प्रगति कर रहा था और जिस हिसाब से उसके संबंध थे भारत से, ये काफ़ी लोगों को रास नहीं आ रहा था। और कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट अभी है वो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जिसको क्राउड ने वहां पर बैठाया था। और वो जो भीड़ ने वहां पर बैठाया था, वो जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें नहीं पता था कि ये यूनुस कौन है
और वो अमेरिका में बैठे हुए थे चुपचाप। तो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, उसमें पैसा भी लगा होगा, जाहिर है कि इतना तो पैसा नहीं है इन लोगों के पास। तो इसका मतलब उसके ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट जो है अच्छी तरीके से मास्टरमाइंड किया गया था एक रिजीम चेंज करने के लिए। और अब क्या किया जा रहा है कि धीरे धीरे अवामी लीग की जड़ें खत्म करके बाकी लोगों को पनपाया जा रहा है वहां पर। और अब उसके बाद में जब ये भी कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, वो बोल रहा है 2025 में होंगे या अर्ली 2026 में होंगे, जब रिफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे। रिफॉर्म्स क्या है कि सारे जुडिशियरी को बदली कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हैं, जुडिशियरी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अभी तक इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं थी। अभी हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसके मुताबिक उन्होंने एक क्लॉज निकाला है जिसके मुताबिक इंटरिम गवर्नमेंट को मान्यता दी जा रही है, अदरवाइज अभी तक मान्यता ही नहीं थी। उसी मुताबिक जो पाकिस्तान आर्मी है उसने भी एक बार अनाउंसमेंट करके हिंदुओं के ऊपर जुर्म होते रहे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी की तरफ से सामने नहीं आई। तो जाहिर है कि उनको भी किसी तरीके से कुछ निर्देश मिले हुए हैं। और अब ये भी माना जाता है, और जब मैं इसको बड़े पर्दे पे देखता हूं तो ये माना जा रहा था कि जब भी कोई पहले अमेरिका में आजकल ये माना जाता है कि भाई चीन हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है आज की डेट में, लेकिन भविष्य में जो नंबर सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होने वाला है वो भारत है। तो टुडे चाइना इज अ थ्रेट, टुमारो इट विल बी इंडिया विच इज अ थ्रेट। तो इसलिए कुछ लीवरेज हमारे पास होने चाहिए इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें क्या है कि इंडिया के नेबरहुड में परेशानियां होनी चाहिए। पाकिस्तान में परेशानी है, बांग्लादेश का भविष्य किसी भी हालत में सुधर नहीं सकता। अगर वो हाथ मिलाते हैं जाके शहबाज शरीफ से, तो शहबाज शरीफ जो खुद कटोरा लेके घूम रहे हैं वो उनको क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर है कि ये जो है ये एक तरीके से जो आइडियोलॉजिकल इंट्रूजन होने वाला है वहां पर, वो उस आइडियोलॉजिकल इंट्रूजन की तरफ इसको ध्यान देने वाली बात है जी। तो ये एक, लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि देखिए उनका 95% बॉर्डर इंडिया के साथ लगता ब्लॉक है। बिल्कुल बिना इंडिया के उनका सर्वाइवल होना मुश्किल है। पैसे की जरूरत पड़ेगी, इकोनॉमी जब खत्म होगी तो यही जनता उन्हीं जो भी पावर में होगा उसको जूते मारना शुरू करेगी। वहां की तो कट्टरपंथी ताकतें सोच रही हैं कि हम भारत क्या, हम अमेरिका से भी दो हाथ कर सकते हैं, हमारी ताकत, आर्मी की ताकत इतनी हो चुकी है। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वहां से, जो कट्टरपंथी ताकतें सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये रेडिकलाइजेशन का आलम ये। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।